हाय गाइस, दिस इज निकिता और जवान मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज 1100 करोड़। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का 300 करोड़ और गदर 2 का 691 करोड़। क्या वाकई में ये बॉलीवुड मूवीज ने इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है या ये नंबर्स एक स्कैम है? जुलाई 2023 को करण जौहर को एक शो में पूछा गया कि आपको मूवी फेलियर से डर लगता है क्या। इस पे उन्होंने जो जवाब दिया उसे जरा ध्यान से सुनना। उनका जवाब था कि वो कभी भी फेलियर से नहीं डरते हैं क्योंकि उनके पास एक पीआर टीम है जो नंबर्स की हेराफेरी करके उनकी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देगी। 2017 में फेमस डायरेक्टर एस एस राजामौली जी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि वो अपनी 2 सुपरहिट फिल्म्स सिमाद्री और मगधीरा की सक्सेस पार्टी में मौजूद नहीं थे क्योंकि मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स की हेराफेरी हुई थी। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट इज इसमें खुद राजामौली जी को भी नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है। इंडिया टुडे में पब्लिश्ड एक इंटरव्यू में राजामौली जी ने बताया कि 2003 में रिलीज हुए उनकी फिल्म सिमाद्री ने थिएटर्स में 100 दिन पूरे किए। अब किसी भी फिल्म का 100 इयर्स कंटिन्यूस थिएटर्स में चलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट पर सिमाद्री की पूरी टीम काफी खुश थी। लेकिन फिल्म का नेचुरली इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी राजामौली जी का कहना था कि फिल्म प्रोड्यूसर अलू अरविंद जी ने मूवी का और ज्यादा हाइप क्रिएट करने के लिए वो 100 डेज को भी और इन्फ्लेट करते हुए ये बता दिया कि उनकी फिल्म थिएटर्स में 175 डेज चली। नाउ इस मूव से राजामौली जी काफी ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने प्रोड्यूसर को कन्फ्रंट भी किया और फिल्म की सक्सेस पार्टी ही अटेंड करने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रोड्यूसर अलू अरविंद जी ने राजामौली जी से वादा किया कि अगली बार वो ऐसा नहीं करेंगे, बट वो अपने वादे से मुकर गए। और राजामौली जी का कहना है कि 2009 में मगधीरा के रिलीज के बाद सेम चीज हुई, जबकि मगधीरा जो उस टाइम ऑलरेडी तेलुगु इंडस्ट्री की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी, उसका सक्सेस को ये कहते हुए एग्जैजरेट किया गया कि वो मूवी 100 डेज थिएटर में चली, जिसके बाद राजामौली जी ने क्लियरली कहा कि वो ऐसे फेक क्लेम्स को प्रमोट नहीं करने वाले हैं और इसीलिए उन्होंने मगधीरा की सक्सेस पार्टी को भी अटेंड करने से मना कर दिया। लेकिन ये इन्फ्लेटिंग डेटा का प्रॉब्लम सिर्फ तेलुगु इंडस्ट्री का ही नहीं है, बॉलीवुड में तो ये इससे भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। कई सारे फेमस सेलिब्रिटीज जैसे कि सलमान खान, रणवीर सिंह, इनकी मूवीज भी कई बार फेक क्लेम्स के थ्रू सक्सेसफुल बताई जाती है। एग्जांपल के लिए इसी साल रिलीज हुए फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को लेकर दावा किया जा रहा था कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 300 करोड़ रुपीस है, लेकिन फेमस और रेनाउंड फिल्म क्रिटिक कोमल नाहता का मानना है कि नंबर्स में डिस्क्रिपेंसी है। इसका प्रूफ देते हुए नाहता जी ने बताया कि RRKPK का ओपनिंग कलेक्शन सिग्निफिकेंटली लो था, यानी बस 10 करोड़ रुपीस ही था, और उसके बाद जो डेटा फिल्म प्रोड्यूसर्स के साइट से रिलीज किया गया उसके अनुसार फिल्म ने मंडे से थर्सडे तक इतने पैसे कमाए। मगर नाहता जी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि अगर किसी फिल्म का ओपनिंग ही इतना वीक हो तो मेजॉरिटी केसेस में आने वाले हफ्तों में उसकी कमाई कम होते जाती है, मगर इस केस में तो फिगर्स काफी कंसिस्टेंट थे। इसीलिए उनका मानना है कि ये फिगर्स इन्फ्लेटेड हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के कहने पर क्यों जाए? हमें और प्रूफ चाहिए इस बात के लिए, राइट? सो चलो और मूवीज के एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2018 में रिलीज हुई सलमान खान की मल्टी स्टारर मूवी रेस 3 को IMDb पर 48,000 लोगों ने एवरेज 10 में से 1.9 रेटिंग दी। लिटरली 1.9 आउट ऑफ 10। ऑल्सो रॉटन टोमेटोज, एक फेमस फिल्म रेटिंग साइट, ने भी इस मूवी को 17% रेट किया। फिर भी प्रोड्यूसर्स ने यह दावा किया कि ये फिल्म ने 300 करोड़ कमाए। नाउ क्वेश्चन इज, जिस फिल्म को ऑडियंस ने फेल डिक्लेयर कर दिया हो, वो फिल्म इतना ज्यादा पैसे कैसे कमा सकती है? एग्जैक्टली इसीलिए कई सारे एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स ने पब्लिकली इस मुद्दे पर आवाज उठाई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। स्कैम चल रहा है बॉक्स ऑफिस फिगर्स को लेके, स्कैम चल रहा है एडवांस बुकिंग के फिगर्स को लेके। फिल्म के रिलीज होने के ही पहले उसे हिट और फ्लॉप और हाइप पे क्रिएट किया जाता है। लेकिन एक मिनट, आखिर ये फिल्म मेकर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इतना ज्यादा इन्फ्लेट कर कैसे सकते हैं? कोई तो बॉडी होगा ना जो इस पर नजर रख रहा है। देखो, ऐसा करने के पीछे टोटल 3 तरीके हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और मेजर है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर देना। पिछले ही साल यानी 2022 में ही कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन चेन पे एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा था कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एक मूवी ने एक थिएटर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया, इसके फेक फिगर्स क्या पब्लिश करने हैं, ये सब का डेटा CCI के हिसाब से खुद उस मूवी के प्रोड्यूसर्स सामने से थिएटर ओनर्स को फोन करके या फिर एक हैंड रिटन फिगर्स का फैक्स करके अपने फिगर्स बताते हैं। इमेजिन, एक्चुअली CCI ने मिंट के एक रिपोर्ट को कोट करते हुए बताया कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंटल कलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है ही नहीं। फिर जब हमने मिंट की उस ओरिजिनल रिपोर्ट को स्टडी करना शुरू किया, तब तो भाई साहब
उन्होंने इसको और डिटेल में कवर किया है। मिंट के रिपोर्ट के अनुसार द जंगल बुक, क्रिश 3, कबाली, इन सब के नंबर्स इन्फ्लेट किए गए थे क्योंकि इन तीनों की ऑफिशियली कोटेड बॉक्स ऑफिस फिगर्स और ऑनलाइन ट्रेड मैगजीन्स जैसे कि बॉक्स ऑफिस इंडिया, बॉलीवुड हंगामा और koimoi.com के फिगर्स में काफी ज्यादा वेरिएशन था। लेकिन एक मिनट, एक प्रोड्यूसर एक थिएटर ओनर को कॉल करके ये कैसे बता सकता है इस मूवी का इतना कलेक्शन आपको बताना है मीडिया के सामने, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरा बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू का जो सिस्टम है वो एक सिंडिकेट की तरह काम करता है। देखो, इस 103 साल पुरानी और 13,820 करोड़ की साइज वाली इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस फिगर्स कुछ गिने चुने ऑनलाइन वेबसाइट्स ही सिर्फ पब्लिश करते हैं एंड मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे कि उन्हीं वेबसाइट्स के फिगर्स को बड़े बड़े न्यूज आउटलेट्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हर कोई रिपब्लिश करता है। लेकिन इन वेबसाइट्स के पास ये नंबर्स आते कहां से है? दैट इज द बेस्ट पार्ट, डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स से। क्योंकि देखो, इंडिया में यूजुअली मूवीज ऑडियंस तक इस चेन के थ्रू पहुंचती है। यहाँ प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते हैं जो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे देश में टोटल 11 सर्किट्स यानी कि जोन्स में डिवाइडेड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेलवे ने ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए पूरे देश को 19 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। फिर इन 11 सर्किट्स में मौजूद एग्जिबिटर्स यानी कि थिएटर ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स से फिल्म मिलती है और लास्टली हम और आप यानी कि ऑडियंस तक यही थिएटर्स फिल्म पहुंचाते हैं। इस तरह एक मूवी की जर्नी प्रोड्यूसर से ऑडियंस तक होती है, लेकिन सेम चेन रेवेन्यू कलेक्शन में रिवर्स हो जाती है। हर थिएटर अपने कलेक्शन के डिटेल्स को उस जोन के डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन करते हैं। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने जोन से ऐसे कई सारे थिएटर से कलेक्ट करके ये डेटा को प्रोड्यूसर्स को दे देते हैं एंड देन नंबर्स पे फाइनल कंट्रोल आ जाता है प्रोड्यूसर्स के हाथ में। एंड इस पूरे कलेक्शन का बस एकमात्र सोर्स यही सिस्टम है। अब मैं आपको बताऊं, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के एब्सेंस से इंडस्ट्री में चीजें इतनी ओपेक है कि देश में कितने सिनेमा स्क्रीन्स है इसका तक एग्जैक्ट नंबर आज तक किसी को नहीं पता है। क्योंकि आप इस लिस्ट में देख सकते हो देश के प्रोमिनेंट 4 डिफरेंट एजेंसीज के नंबर्स में ही कितना फर्क है। सो बस सोचो, जिस देश में स्क्रीन्स कितने हैं वो ही नहीं मालूम तो उन स्क्रीन से रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है कोई इंडिपेंडेंटली इसे वेरीफाई कैसे कर पाएगा? अगर कलेक्शन जानना है तो आप इस चेन में से पूछ सकते हो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर से ही, जो मूवीज रिलीज करने के बाद हर दिन बैठ के अपने चेन से कलेक्शन का हिसाब रखते हैं। तो ऑफ कोर्स आ गया सारा पावर प्रोड्यूसर्स के हाथ में। वैसे मिंट पे पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार मोस्टली प्रोडक्शन कंपनीज ना पब्लिक लिस्टेड होती हैं, इसीलिए वो फिगर्स में ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकती है। लेकिन उसी रिपोर्ट का दावा है कि 10 से 15% तक का इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली होता ही होगा एंड ये एक्चुअली बॉलीवुड में एक सॉर्ट ऑफ ओपन सीक्रेट है जो कई सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने पब्लिकली क्लेम भी किया है। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे स्कैम में चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आपने देखा होगा काफी फिल्में इंडिया में लिटरली कुछ भी नहीं कमाती है, वो फिल्मों की चाइनीज बॉक्स ऑफिस पे कमाई ऑलमोस्ट डबल हो जाती है या फिर ट्रिपल हो जाती है। एग्जांपल के लिए सीएनबीसी के अनुसार सीक्रेट सुपरस्टार, जिसका इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ 108 करोड़ रुपए का था, उसी फिल्म ने चाइना में 900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लिया। सिमिलरली हिंदी मीडियम मूवी जिसने इंडिया में सिर्फ कुछ 70-75 करोड़ कमाए थे, उसी मूवी ने चाइना में लगभग 300 करोड़ कमा लिया। और ऐसा भी नहीं है कि चाइना में इंडियन डायस्पोरा का कोई बहुत बड़ा नंबर है, वहां से 15,000 इंडियंस ही रहते हैं। इसीलिए रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडियन मूवीज का वहां चलने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, एक ही सीक्रेट हो सकता है, बॉलीवुड मूवीज का चाइनीज बॉक्स ऑफिस में भी इन्फ्लेटेड नंबर्स को कोट कर देना। एक्चुअली सितंबर 2021 में इन तीनों प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक को कोट करते हुए बताया था कि पिछले कुछ सालों से चाइना बॉलीवुड में अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, मेनली 2 तरीकों के थ्रू। पहला को प्रोडक्शन एंड दूसरा इंडिया चाइना फिल्म सोसाइटी के थ्रू। हाल ही में इंडिया के एक बड़े प्रोडक्शन हाउस इरोस इंटरनेशनल ने चाइना के 3 स्टेट ओन फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज के साथ फिल्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए $250 मिलियन का एक MOU साइन किया था। इसके अलावा शाओमी ने भी हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट में $25 मिलियन इन्वेस्ट किए। इनफैक्ट ऐसे बाकी चाइनीज इन्वेस्टर्स ने भी अलग अलग एप्स में जैसे कि गाना ऐप में $115 मिलियन इन्वेस्ट किए। OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर में भी $110 मिलियन इन्वेस्ट किए। सो बेसिकली ऐसे कई सारे इन्वेस्टमेंट से चाइना अपना बॉलीवुड पे इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है, विच मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव इज वेरी सिमिलर टू चाइनाज इनफेमस डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी, जिसमें बेसिकली चाइना पुअरली परफॉर्मिंग कंट्रीज को हैवी लोन्स देता है और बाद में जब वो लोन्स नहीं पूरे कर पाते तो उन्हें अपने इशारों पर नचाते रहता है। दूसरी चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी है इंडिया चाइना फिल्म सोसाइटी। इस ऑर्गेनाइजेशन का वैसे तो काम इंडिया और चाइना के फिल्म डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करना है, बट इस थिंक टैंक के रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑर्गेनाइजेशन
काफी फिशी है। क्योंकि देखो ICFS को तो चाइना फिल्म एसोसिएशन एंड चाइना फेडरेशन ऑफ लिटरेरी एंड आर्ट सर्कल इन दोनों ने मिलकर बनाया। और आयरनी देखो 1949 से CFLAC का बस एक ही काम है, चाइनीज इन्फ्लुएंस को एकेडेमिया, लिटरेचर एंड फिल्म्स में प्रोपोगेट करना। नाउ इस थिंक टैंक के रिपोर्ट ने तो बताया कि इंडिया में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ही सटल है और चाइनीज इंटरेस्ट को सिक्योर करने पर ज्यादा फोकस किया गया उन्होंने। मतलब कोई भी इंडियन मूवीज चाइना के खिलाफ कोई गलत बात ना करे, कोई रॉन्ग सेंटिमेंट्स जनरेट ना करे, दैट इज देयर मेन पर्पस। जैसे इस रिपोर्ट के ही पेज नंबर 10 पे एग्जांपल दिया गया है कि रॉकस्टार मूवी के सॉन्ग में फ्री टिबेट ऐसा दिखाया गया था स्टार्टिंग में, पहले ऐसा था ओरिजिनल सॉन्ग में, लेकिन चाइना ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उस फ्री टिबेट को हटवा दिया। And of course, this is like a give and take for Bollywood. China के favors to Bollywood movies would be mostly अपने देश में पहले तो मूवीज का प्रमोशनल स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हुए उसका बहुत ज्यादा हाइप जनरेट करना, लेकिन उससे भी ज्यादा हाइप इंडिया में क्रिएट करना, ये बता के कि ये मूवी मे बी इंडिया में तो उतना नहीं चली बट चाइना में सुपर हिट हो गई। इससे ऑफकोर्स दो चीजें होंगी, एक तो ज्यादा लोग वो मूवी देखना चाहेंगे और दूसरी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स अपनी नेक्स्ट मूवीज में ज्यादा प्राइस डिमांड कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं आखिरी मेथड की जिससे भी नंबर्स हल्के से इन्फ्लेट हो जाते हैं, बट मेरी नजर में इट इज नॉट वेरी कंट्रोवर्शियल, एंड वो है कॉर्पोरेट बुकिंग्स। पेप्सी, कजारिया जैसे ब्रांड्स जिसके रणवीर सिंह ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर्स है, उन्होंने रणवीर के लिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के 50,000 टिकट्स को प्री बुक करके रखा था। सिमिलरली एक IT कंपनी फ्रेशवर्क्स ने भी रजनीकांत जी की जेलर मूवी के लिए 2200 टिकट्स को परचेज ऑलरेडी करके रखा था। ऐसा रिपोर्ट्स वगैरह में छपता है, बट आमतौर पे ये मोस्टली दो तरीकों से ही हो सकता है, या तो कॉर्पोरेट्स खुद ही मूवी प्रोडक्शन से डिस्काउंटेड रेट पर टिकट्स खरीदते हैं और अपने एम्प्लॉइज को टारगेट्स वगैरह कंप्लीट करने पर एज रिवॉर्ड्स ये टिकट्स दे देते हैं। एंड फिल्म मेकर्स भी डिस्काउंटेड रेट में दे देते हैं बिकॉज इससे वो ये बता सकते हैं कि फिल्म की बम्पर ओपनिंग हुई या तो फिर बहुत ही हैवी एडवांस बुकिंग हो गई। लेकिन दूसरा तरीका भी है, कई ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि कई बार फिल्म मेकर्स खुद ही मूवीज के एडवांस बुकिंग करके उसे कॉर्पोरेट्स वगैरह में बांट देते हैं ताकि ऑफ कोर्स वही इनिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या एडवांस बुकिंग्स हाई बता सके। अब लास्ट सेगमेंट पे आते हैं। आप पूछोगे कि इन्फ्लेशन करके फायदा ही क्या होता है, तो देखो इससे फिल्म प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा और भी जो आर्टिस्ट होते हैं ऑफकोर्स उनको भी फायदा होता है। पहला, प्रोड्यूसर्स को अगर उनकी प्रीवियस मूवी का रेवेन्यू कलेक्शन यानी मूवी हिट होती है तो अगली फिल्म के लिए उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स से ज्यादा पैसे मिलते हैं। यही सेम मैथ्स एक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। एंड अगर उनकी पिछली मूवी हिट हो तो उसे अगली मूवी में हाई पे किया जाता है। एंड ये हमने ऑलमोस्ट हर एक्टर में देखा रहेगा। चलो एग्जाम्पल के लिए सलमान खान को ही ले लेते हैं। उनकी पहली फिल्म बीवी हो तो ऐसी के लिए उनको सिर्फ 11,000 रुपीज मिले थे, लेकिन वो फिल्म हिट होते ही उनको अगली फिल्म यानी कि मैंने प्यार किया के लिए 75,000 रुपीज पे किए गए थे। आई नो नंबर थोड़े छोटे लग रहे हैं बट ये उस टाइम के हिसाब से बड़ी बात थी। सेम एग्जांपल आप दीपिका पादुकोण का भी ले सकते हो। आज उनकी पर मूवी के लिए वो करोड़ में चार्ज करते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी फर्स्ट फिल्म, क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ थी, ओम शांति ओम, उस मूवी के लिए उनको 0 रुपीज पे किए गए थे। उन्होंने फ्री में काम किया था। सो बेसिकली जैसे जैसे एक्टर्स हिट फिल्म देते जाते हैं उनकी फीस करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन इस ट्रेंड का नुकसान भी है कि मूवीज के सक्सेस धीरे धीरे कंटेंट सेंट्रिक से हटकर एक्टर सेंट्रिक होते जाती है और इसीलिए कई बार एक्टर्स इतना हाई चार्ज कर लेते हैं कि उनकी फीस पूरे फिल्म बजट की 70 से 80% सिर्फ उनकी फीस होती है। जैसे कि फर्स्ट पोस्ट के अनुसार कठपुतली मूवी के लिए अक्षय कुमार ने 120 करोड़ चार्ज किए थे, जबकि मूवी का टोटल बजट ही सिर्फ 150 करोड़ था। सेम मूवी थैंक गॉड के केस में भी था, जहां मूवी का बजट 50 करोड़ था बट सिर्फ एक्टर्स की फीस 32 करोड़ थी। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को इतना हेवीली पे क्यों करते हैं? तो देखो ये एक तरीके से गैम्बल होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंडियन मूवीज सिर्फ स्टार वैल्यू पे चलती है, इसीलिए ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एक गैम्बल की तरह है, जिसे एक्चुअली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सी फिल्म हिट होगी, कौन सी फिल्म नहीं होगी, इवन दो उसमें अच्छे से अच्छे एक्टर्स ही क्यों ना हो। जैसे दंगल ही ले लो, इस मूवी में बड़े स्टार सिर्फ आमिर खान ही थे, लेकिन फिर भी मूवी ने ओवरऑल 2000 करोड़ से ज्यादा अर्न की है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। वहीं पे आमिर खान की दूसरी मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें उनके को स्टार अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ जैसे और भी बड़े स्टार्स थे, उस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 145 करोड़ था, जबकि वो मूवी 300 करोड़ में बनी थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर से बेस्ट गेस, बेस्ट गैम्बल होता है कि इस एक्टर पे पैसा तो लगा देता हूँ, देखते हैं कितना चलेगी। मूवी चली तो चांद तक, नहीं तो रात तक। बट ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, हमने कितने सारी मूवीज मिल रही थी जो हमें एकदम देखने में बकवास लगी, फालतू लगी, IMDb रेटिंग्स भी उतने अच्छे नहीं थे, बट
आगे जाके मालूम पड़ता है कि उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत हाई था। इनफैक्ट कई बार मैं खुद कुछ मूवीज देखने गई हूँ ये सोच के कि उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना अच्छा है तो मूवीज बहुत अच्छी होंगी, बट थिएटर में बैठने के बाद मालूम पड़ा थिएटर पूरा खाली है एंड मूवी भी इतनी कुछ खास नहीं थी। सो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। एंड ये इंडिया में इकलौता ऐसा स्कैम नहीं है। भारत वो देश जो गायों को अपनी माता मानता है, क्या आप जानते हैं वही देश बीफ का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। थैंकफुली वी हैव सम हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हु आर प्रोटेक्टिंग काउस, लेकिन हाल ही में इस्कॉन जैसे बड़े प्रोमिनेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन पर यह आरोप लगाया गया था कि इस्कॉन दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज है जो गौ रक्षा के नाम पे फंड्स लेते हैं लेकिन उन्हीं गायों को कसाई घरों के पास दे देते हैं, बुचर्स के पास दे देते हैं। क्या ये एलिगेशन ट्रू है एंड हमारे कंट्री में एक्चुअल काउस की रियलिटी क्या है? इस मुद्दे पे हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लेफ्ट पे देख सकते हो। मिलते हैं अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।